आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी प्रिज्म में वाइट लाइट को आपतित करते हैं, जब वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। ये स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट के रूप में होता है। कितने कलर में मिलता है हमको? 7 कलर में। एक अगर हम स्क्रीन को इसके ऊपर यहाँ पे अगर हम स्क्रीन लगा दें तो हम देखेंगे कि हमको 7 कलर की विजिबल लाइट प्राप्त होगी। इन्हीं लाइट को हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल विथ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट के साथ मैटर का इंटरेक्शन होता है, उसका स्टडी करते हैं। अर्थात एटम और मॉलिक्यूल का रेडिएशन के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उसका स्टडी करना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। ये लाइट और मैटर का, एटम और मॉलिक्यूल का जब इंटरेक्शन होता है उनके रेडिएशन के साथ, तो इसी को हम लोग, इसका जो स्टडी करना है, इन स्पेक्ट्रम का जो स्टडी करना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी शुरुआत सन 1666 में न्यूटन ने किया था। उन्होंने क्या किया था, एक वाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से गुजारा तो उनको एक विजिबल स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। यह 7 कलर का स्पेक्ट्रम, ये जो 7 कलर की लाइट होती है यही स्पेक्ट्रम कहलाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो 7 कलर हैं वह एक कलर से बना है। मतलब ये जो हमको 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिला है उसका एक तरह से सोर्स जो है, स्रोत जो है, वो कोई एक लाइट से ही मिल रहा है। ये वाइट लाइट से हमको क्या मिल गया? 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिल गया। तो उन्होंने ये भी देखा कि जो 7 कलर की स्पेक्ट्रम है वो हमको, उसका सोर्स क्या है? कोई एक है। लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो ये केवल 7 कलर का नहीं होता है, इसमें इनफाइनाइट कलर होते हैं। क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 4000 से 7000 या 8000 के बीच का होता है। तो इनमें अगर इसके और इसके बीच में अगर एक पॉइंट का भी फर्क आ गया, मतलब 4000 पॉइंट में ऐसे ऐसे करके पॉइंट का भी फर्क आ रहा है, तो उसमें कलर चेंज होने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर ग्रीन ही है तो ग्रीन में बहुत सारे ग्रीन आ जाएंगे, हल्की ग्रीन, गाढ़ी ग्रीन। मतलब जो कलर का है वो केवल 7 कलर नहीं है, इनफाइनाइट कलर होते हैं। ठीक, तो क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ में अगर थोड़ा सा भी अंतर आ गया तो जो कलर है, जो स्पेक्ट्रम हमको मिल रहा है उसमें चेंज होने लगता है। हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है बहुत सारे फील्ड में इसका यूज़ होता है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में। इसके द्वारा एटम का पता लगाया जाता है। हम इसके द्वारा किसी भी एटम का पता लगा सकते हैं। इसके द्वारा उसकी स्पेक्ट्रम को देख के, जब हम उस एटम को प्रिज्म से गुजारेंगे तो उसके स्पेक्ट्रम को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि यह स्पेक्ट्रम जो है इस एटम का है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम। जानते हैं क्योंकि जितने भी एटम एंड मॉलिक्यूल होते हैं उन सबके एक यूनिक स्पेक्ट्रा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का उसके स्पेक्ट्रम को देख के हम ये पता लगा सकते हैं, उसका आइडेंटिफाई या उसका डिटेल निकाल सकते हैं कि ये जो एटम है वो कौन सा एटम है, उसके स्पेक्ट्रम को देख के। अब हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो इसकी शुरुआत की थी 1666 से 1672 के बीच में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था।
1666 में इसकी शुरुआत न्यूटन ने की थी। उन्होंने इन 7 कलर को स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। वेवलेंथ रेड कलर की ज़्यादा और वायलेट कलर की सबसे कम होती है, उसी का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है। हमको पता है कि ये जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, और हमको पता है कि जो वेवलेंथ होता है उसी का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है। हम देखेंगे कि न्यूटन ने क्या किया, अप्लाई किया। उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया। उन्होंने वाइट लाइट को प्रिज्म से जब गुजारा, पास किया, तो उनको क्या मिला, स्पेक्ट्रम मिला। जैसे आपने रेनबो देखा होगा, ठीक, उसमें भी आपको 7 कलर की स्पेक्ट्रम दिखाई देगी। उसके बाद 1800 में जो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने और भी बहुत सारे प्रिज्म अप्लाई किए, प्रिज्म को बदल के देखा और भी कुछ अलग अलग टेक्निक यूज़ की। 1802 में विलियम्स ने भी इसी के ऊपर आगे एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ डार्क हैं या कुछ हल्के हैं, या तो कुछ डार्क हैं या तो कुछ हल्के हैं। मतलब उसमें पेचेस या मिसिंग कलर भी उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट पे। जर्मन के जो जोसेफ थे उन्होंने देखा कि लगभग 600 डार्क आपको लाइन प्राप्त हो रहे हैं, बट आज के डेट में हमें लगभग 20,000 डार्क लाइन प्राप्त हैं। इन डार्क लाइन को हम लोग फ्राउनहोफर लाइंस भी कहते हैं, या तो इसको डार्क लाइन से भी बोला जाता है या इसको फ्राउनहोफर लाइंस भी कहते हैं। यह जो डार्क लाइन या ये जो मिसिंग लाइन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिज्म से हम लोग लाइट पास करते हैं तो उसमें से कुछ लाइट, कुछ एनर्जी को जो है प्रिज्म एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उस पार्ट्स पर या लाइट नहीं जा पाती है। इस कारण से हमको 2 नई चीज़ों का पता चलता है। हमको पता है कि ये जो प्रिज्म है, जब इससे हम लोग लाइट को पास करते हैं तो प्रिज्म है इसके कुछ पार्ट्स को, कुछ एनर्जी को, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे हमको अब दो नए टॉपिक का पता चल रहा है, एब्जॉर्पेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमको पता है कि इसमें स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होता है। तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1870 में लिविंग एंड डीवार ने इसको क्लासिफाइड किया। उन्होंने यह बताया कि कुछ एलिमेंट्स के जो लाइंस हैं वो डिस्ट्रीन होते हैं। उन्होंने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स के जो लाइन हैं वो इस टाइप से मिलते हैं। पहले वो पास होते दूर होते जाते हैं। एक मतलब हमको एक सीरीज मिलती है, जो ये स्पेक्ट्रम लाइन है उसकी हमको एक सीरीज के रूप में मिलती है। अब हम आगे देखेंगे एब्जॉर्पेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी के लिए हम लोग किसी एटम का यूज़ करेंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग हाइड्रोजन एटम यूज़ करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हीलियम एटम का एग्जाम्पल लेंगे। तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम आगे एब्जॉर्पेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे।